माननीय जूरी के सदस्यगणों, आपने मुकदमे की कार्यवाही के दौरान मेरी और ललिता की प्रेम कहानी के बारे में अखबारों में काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, लोगों से सुन लिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना भी आपने पढ़ा या सुना होगा वह पर्याप्त न होगा। वह तो मेरी और ललिता की प्रेम कहानी का मात्र कुछ अंश ही होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी सजा के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले आप मेरी और ललिता की प्रेम कहानी के बारे में मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे सुन लें। हाँ, उसका नाम ललिता ही था। उसकी माँ उसे प्यार से लो कहकर पुकारा करती थी। उसके जानने वाले उसे लोला और स्कूल के संगी साथी और टीचर उसे डॉली कहकर संबोधन देते थे। वह दुनिया वालों के लिए चाहे कुछ भी रही हो, पर मेरे लिए वह हमेशा ललिता रही। उस लड़की के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वह मेरे प्यार की गर्मी पाकर खिली और मेरे खुरदुरे हाथों का स्पर्श पाकर मेरे प्यार के जीवन में पूरी तरह बिखर गई। यह वही ललिता थी जिसके प्यार का मैं दीवाना था। वह जब मेरी बाहों में आकर समा जाती थी तो उसमें मैं अपनी पूरी दुनिया तलाशने लगता था और पा भी जाता था। वह मेरे प्यार का पूरा संसार थी। वह मेरे प्यार का संसार अमर गीत थी जो मेरे जीवन में आकर मुझे बरसों के लिए अपने युवा मादक देह की खुशबू से महका गई थी। आज वह मुझसे बहुत दूर है, अपने नए संसार में खोई हुई है, पर उसके प्यार को मैं आखिरी सांस तक भी नहीं भूलूंगा। मैं उसकी स्मृतियों को अपने दिल की धड़कनों से जुदा नहीं कर सकता। उसके प्यार की राख में दबी चिंगारी मुझे अंतिम सांस तक सुलगाती रहेगी। मैं आपके सम्मुख उसके प्यार के मुजरिम की हैसियत से नहीं, हत्या के अपराधी के रूप में, एक कातिल के रूप में खड़ा हूँ और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि क्या मैं कातिल हूँ। बेशक मेरे हाथों हत्या हुई, मगर यह हत्या भी तो मैंने ललिता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए की। अपने और ललिता के इस प्रेम संबंध के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालने के बाद अब मैं अपने बारे में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरी जन्मतिथि 1910 ईस्वी अंकित है। मेरी माँ मुझे मेरी पैदाइश के बारे में बताते हुए कहा करती थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो वह मेरे पिता के साथ पेरिस में रहा करती थी। माँ का जिक्र करते हुए मुझे पिता की याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पिता हंसमुख, मिलनसार, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाले इंसान थे। हमारे खानदान में पहले जवाहरात का कारोबार होता था। दादा के ज़माने में शराब का धंधा शुरू हुआ। उन्होंने ही सिल्क का काम शुरू करके उसे अच्छे व्यवसाय के स्तर तक पहुंचाया। अलबत्ता पिता ने अपने पूर्वजों के व्यवसाय से हटकर होटल का कारोबार चुना। रिबेरिया के तट पर पिता ने एक आलीशान होटल बनवाया। कहा जा सकता है कि होटल की कारोबारी दुनिया के बीच ही मैंने अपनी आँखें खोली थी। मेरा बचपन होटल की दुनिया में ही हंसते खेलते गुजरा था। वह एक आलीशान होटल था। होटल के कमरे साफ सुथरे थे। मुझे कमरों में फैलती दुधिया रोशनी में नहाई हुई हल्के पीले रंग की दीवारें और लंबे बरामदे में बिछे हुए गुदगुदे कालीन अच्छी तरह याद हैं। होटल में मेरी बड़ी पूछ थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। नौकर चाकर तो मेरे उंगलियों के इशारे पर नाचते थे। मेरे पिता हर समय खुश रहते थे। हर किसी से हंसकर बातें करना उनकी आदत थी। उनकी हंसी पर हर समय उनके होठों पर नाचती रहती थी। वे अपने आप को जमाने के साथ साथ बदल कर रखना चाहते थे। तभी उन्होंने शराब और जवाहरात के खानदानी कारोबार को छोड़कर होटल का कारोबार चुना था। जिंदगी में और ज़्यादा तरक्की करने के लिए उन्होंने रिबेरिया के तट पर दूसरा बहुत बड़ा होटल तैयार कराया था, जिसकी आकाश से बातें करती बिल्डिंग पूरे शहर में अपनी किस्म की अकेली इमारत थी। मुझे यह नया होटल पहले से ज़्यादा पसंद था। अपने कमरों की सजावट देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठता था। अब मैं अपनी माँ की ओर आता हूँ। मेरी माँ बहुत सुंदर महिला थी। उनकी सुंदरता के बारे में इस बात से अच्छी तरह अंदाज हो जाता है कि मैं जितने भी रिश्तेदारों से मिला, सबने मेरी माँ की सुंदरता का जिक्र
अपने अपने ढंग से जरूर किया। उनकी मृत्यु के समय मैं केवल 3 साल का था, अतः उनकी कोई विशेष बात याद न होकर केवल धुंधली धुंधली स्मृतियां ही मेरे मानस पटल पर अंकित हैं। माँ की मृत्यु के उपरांत मेरी मौसी हमारे यहाँ मेरी और पिताजी की सेवा करने चली आई थी। मेरी देखभाल के साथ साथ पिता का ख्याल रखते रखते वह मेरे पिता की गृहस्थी का एक अनिवार्य हिस्सा बनती चली गई थी। मेरी देखभाल करते हुए वे पिता के साथ घर में ही हमेशा के लिए टिक कर रह गई थी। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मेरे मानस पटल पर माँ की धुंधली धुंधली स्मृतियाँ ही शेष हैं, अतः मैं उनके बारे में ज़्यादा न कहकर अपने पिता और मौसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी औलाद के लिए हर पिता के दिल में प्यार होता है। वे मुझे प्यार दुलार करते हुए मेरे भविष्य के ताने बाने बुना करते थे। वे मुझे अपने से बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। जब भी मैं उनसे होटल की प्रशंसा करते हुए कहता कि वह होटल बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है, तो वे प्रसन्नता से झूम कर कहते कि बेटे, यह सब तुम्हारा ही तो है। मैं आगे भी जो कुछ करूँगा तुम्हारे लिए ही करूँगा। मैं उनकी बातों से खुश हो जाता। वास्तव में मेरा बचपन बड़ा आनंदमय गुजरा है। माँ की मृत्यु के 2 वर्ष बाद मुझे स्कूल भेज दिया गया। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। अपनी क्लास में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी तो नहीं, पर अच्छे विद्यार्थियों में जरूर गिना जाता था। अध्यापक मुझसे खुश रहते थे और पिता प्रसन्न। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। क्रिकेट खेलने हेतु मुझे देश विदेश का भ्रमण करने का अवसर भी मिलने लगा था। पढ़ाई और खेल की उस मौज मस्ती भरी उम्र में मेरी मुलाकात अन्ना बेल से हुई। अन्ना मुझसे 1 क्लास पीछे पढ़ती थी। मुझे उसकी बदसूरत माँ और गैंडे जैसे बाप में ऐसी कोई बात न दिखती थी जिससे मैं उनके बीच घुल मिल सकता। अन्ना का मकान होटल के इर्द गिर्द के मकानों में सबसे निकट का था। उससे मेरी मुलाकात यूं ही एक दिन खेलते खेलते हो गई थी। हम समुद्र के तट पर रेत के घरौंदे बनाते बनाते अकस्मात मिले थे। कई दिन यूं ही इधर उधर की बातों में कट गए। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि अन्ना और मैं एक दूसरे के साथ खेलने को व्यग्र रहते हैं। धीरे धीरे मुलाकातों के बीच में यह भी समझने लगा कि हमारी रुचियां और आदतें एक दूसरे से मिलती हैं। हमारे सपने भी लगभग एक दूसरे के आसपास के थे। वह एशिया के निकट के देश में नर्स बनना चाहती थी और मैं बड़ा होकर एशियाई देश में रचे जाने वाले षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाला जासूस बनना चाहता था। इससे पहले कि अन्ना की कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं, उचित यही होगा कि मैं उससे मुलाकात से पहले अपने घरेलू वातावरण के बारे में थोड़ी रोशनी डाल दूं। उससे आपको मेरी आगे की जिंदगी की कहानी को समझने में सुविधा होगी। यह बात तो सर्वविदित है कि बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण बहुत कुछ उसको मिलने वाले वातावरण पर निर्भर करता है। मौसी के सामने आने पर मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता था। इस बात को मैं काफ़ी पहले से समझने लगा था कि मेरी परवरिश करने वाली मेरी माँ नहीं, मौसी है। मैंने यह भी जान लिया था कि माँ माँ होती है, मौसी मौसी। मुझे माँ की यादें आती तो चेहरा कुम्हला जाता। मैं सोचने लगता कि ईश्वर ने कैसा निष्ठुर व्यवहार मेरे साथ किया कि मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। हालांकि मौसी भी मुझे अत्यधिक स्नेह देती थी। उनके द्वारा पाए जाने वाले लाड़ प्यार में कोई कमी न थी। मौसी मेरी माँ की उम्र से कुछ बड़ी थी। उनका नाम साइबिल था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी बुद्धि का विकास भी हो रहा था। मुझे घरेलू रिश्तों को समझने की समझ आती जा रही थी। मैं घर के वातावरण को बोझिल होता महसूस करने लगा था। मैं यह भी जानने लगा था कि माँ और पिता के बीच जो व्यवहार संबंध होता है, वह मौसी और पिता के बीच नहीं होता। मैंने कई बार पिता को मौसी से छुप छुप कर आपस में मजाक करते देखा। उस मजाक में छेड़छाड़ के साथ प्यार का भाव था। ऐसे छेड़छाड़ तो केवल पति पत्नी के बीच होती है। यह विचार मुझे कई वर्षों के बाद आ सका। तब आना शुरू हुआ जब मैं रिश्तों को और उनके बीच की दूरियों नज़दीकियों को समझने लगा। उन दिनों मुझे पिता और मौसी के बीच उस छेड़छाड़ को चोरी चोरी देखने का आनंद आने लगा था। उस समय मैं बच्चा था। बच्चों के मन में तो ऐसी
कुतूहलताएं जन्म ले ही लेती हैं जो बड़े लोग नहीं सोचते। इन सब बातों को मैं महसूस करने लगा था। पिताजी और मौसी दिन प्रतिदिन एक दूसरे के निकट होते जा रहे थे। एक दिन मैंने उनके मुंह से प्रेम में बातें सुनी। प्रेम में बातों के साथ वे एक दूसरे के इतना निकट आ गए थे कि उनके शारीरिक फासले भी मिट चुके थे। जब कोई मर्द किसी औरत से रसीले बोल बोलकर उसके होठों पर अपने जलते अधर रख देता है तो उस दृश्य को देखकर एक बच्चे के मन मस्तिष्क पर क्या बीतती है, यह बात शायद बड़े कभी नहीं सोचते। वे आनंद में खोकर पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। इस मामले में बात जो कुछ भी थी, पिता भी महसूस करते थे कि मुझसे छुपकर करना चाहिए और मौसी भी इस बात के लिए सजग रहती। इसलिए वे जो कुछ भी करते मेरे स्कूल में होने के समय करते। यह संयोग होता कि मैं स्कूल से जल्दी आ जाता तो मुझे जो न देखना चाहिए था देख लेता, छुपकर चोरी से देखता। स्कूल में मेरा ज़्यादातर समय किताब कापियों में खोए रहकर कटता, पर वे पल भी आते जबकि मैं एकांत में बैठता तो मेरी आंखों के सामने पिता और मौसी के चेहरे नाचने लगते। उन दोनों का मिलन और प्यार की बातें एक एक करके मेरी जेहन में कांटे की तरह चुभने लगती। मुझे अपनी माँ की धुंधली धुंधली भोली भोली और सुंदर सूरत याद आने लगी। पिता मेरी माँ की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से करते थे, पर समय कितनी तेजी से बदल गया था। वे उस चंद्रमुखी के स्वर्गवास के साथ ही उसको विस्तृत करके एक नई दुनिया में गुम हो गए थे। अब तो उनके सामने मौसी ही सब कुछ थी। माँ तो शायद याद भी न आती थी। मेरे मन में इस बात को लेकर इतना विषाद भर गया था कि पढ़ाई की तरफ से ध्यान रह रह कर हट जाता। मैं पढ़ाई में ध्यान लगाता तो जेहन बढ़ जाता। शायद यही वजह थी कि मैं क्लास का श्रेष्ठ विद्यार्थी के बजाय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी न बन सका। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ रही थी, लोगों द्वारा भी मुझे सुझाया जाने लगा कि पति पत्नी के रिश्ते क्या होते हैं, दूसरी औरतों के साथ पुरुष के रिश्ते को क्या कहा जाता है। मैंने अन्ना का जिक्र किया था। उसका जिक्र करते करते मौसी और पिता में घरेलू वातावरण के जिक्र पर आ गया था। मुझ पर मौसी और पिता के बीच छुप छुप कर प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रभाव पड़ चुका था। मैंने बताया कि हम दोनों समुद्र तट पर घरौंदे बनाते थे। अन्ना के साथ खेलते हुए एक दिन मैंने महसूस किया कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यह एहसास इसलिए जगा कि जब अन्ना न आती या देर से आती तो मुझे सब कुछ सूना सूना लगता। मैं अजीब सी बेचैनी से भर उठता। देर से आने पर या अगले दिन अन्ना आती तो वह भी ऐसे ही बातें बताती। प्यार के एहसास से मुझे झिझक भी हुई और शर्म भी आई, लेकिन जो होना था वह हो गया। वह बचपन का पहला पहला कोमलता भरा प्यार था। वह प्यार कितना गहरा और उद्दंड था, इसकी कल्पना गीत लिखकर खो जाने या रोज हल्के हो जाने के भावुक हृदय ही कर सकते हैं। एक आग थी जो हौले हौले हम दोनों के बीच सुलगती जा रही थी। जब भी मौका मिलता हम बड़ों की आंखें बचाकर एक दूसरे को चूमे, सहलाने या चुटकियां भरने की फिराक में रहते। तट पर घरौंदे बनाने का ढोंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रेत की सतह के नीचे एक दूसरे के स्पर्श के लिए लालायित या कुर्सियों के पीछे घुटने से घुटना सटाकर खड़े हुए, पकड़े जाने के डर से उत्तेजित हम उत्तेजना और आशंका के एक जाल में टंगे रहते। लहू में सनसनाती सुखद अनुभूतियों का वह जाल कभी हमें हवा में उछाल देता और कभी झटके से खुलते हुए दरवाजे या हवा चलने से टकराती किसी खिड़की की आवाज़ से हमारी सांस जहाँ की तहाँ रह जाती। कभी किसी झाड़ी में गेंद फेंक कर ढूंढते ढूंढते कनपटियों से कनपटियाँ सटाए कोई आहट, कोई खटखट माथे पर आ बजती और हम सहन कर झुरमुटों के बाहर भी देर तक आतंकित अलग अलग खेलते हुए फिर मिलन की प्रतीक्षा करते। कभी कभी तो ऐसा लगता कि हम पकड़े जाएंगे, पर हमारी उम्र की वजह से किसी को शक न होता। किसी झाड़ी के पीछे सहमते सहमते एक दूसरे के होठों को छू लेने का, समुद्र में नहाते नहाते पानी के नीचे टांगों से टांगे सटाए रखने का
और खेल खेल में लड़ने का ढोंग कर बार बार उलझती हुई हमारी उंगलियों का यह खेल इसी तरह चलता रहा। यादें दो तरह की होती हैं। पहली याद वह होती है जिससे हम किसी के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। दूसरी यादें स्मृति पटल पर प्रोजेक्टर पर पहले छाया डालती है, फिर रंग, रेखा, चित्र, कुछ प्यारे दृश्य और अनुभूति को ताजा कर लाती है। अंधेरे में जगमगाती हुई भिन्न भिन्न रोशनी के टुकड़ों की तरह अन्ना की याद भी मेरे दिल में इतनी साफ नहीं है कि मैं उसे अपनी बाहों में पसीने से भींगी हुई चिकनी पिंडलियों और मांसल नितंबों वाली युवती के रूप में पहचान सकूं, और ना ही इतनी अस्पष्ट कि सस्ते वेश्याघरों से लेकर भद्र महिला के ठंडे स्पर्श उसे धो सके। लेकिन जब भी कभी अपने जेल के सेल से बाहर झांककर गुनगुनाती हवाओं से मार्च माह की गंध पहचानने को उतावला हो उठता हूं, तो अन्ना और मार्च का महीना एक साथ वापस आ जाते हैं। बहुत दिनों उसी तरह लुका छुपी खेलने के बाद आखिर एक दिन मैंने अन्ना को इस बात के लिए तैयार कर ही लिया कि वह रात को खाने के बाद सैर के बहाने बाहर चली आए। बाग के घनी बेलों की घनी छांव के नीचे एक पत्थर की बेंच पर कंठ से धड़क रहे दिल की धड़कन को सुनता मैं बेंच पर बैठा अन्ना की पल पल प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय मेरी क्या मनोदशा थी, इस बात का जिसने कभी प्यार किया हो आसानी से अंदाजा लगा सकता है। किसी लड़की को यूं समय देकर एकांत में मिलने का मेरा पहला अवसर था, इसलिए मैं जरा जरा सी आहट पर भी सजग हो उठता था। वह आई बाग की टूटी दीवारों के पास बेलों की घनी छांव में मुझसे मिली। वहां अंधेरा भी था और एकांत भी। किसी की आने की आहट सुनकर अलग हुआ जा सकता है। मुझे याद है बेंच पर बैठने के बाद जब डरते डरते मैंने सामने देखा तो खिड़की के रंगीन कांचों से छन कर आती अन्ना के घर की रोशनियां ऐसी लगी थी जैसे कोई रंग बिरंगी लालटेन हिला हिलाकर इशारे कर रहा हो। मैं उस समय पूरी तरह सतर्कता बरत रहा था, इधर उधर अंधेरे में तक रहा था अन्ना की ओर। धीरे धीरे सरकते हुए मैंने फुसफुसाकर पूछा था, किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? वह दबे दबे स्वर में बोली थी, डैडी और मम्मी ब्रिज खेल रहे हैं। अंधेरे मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी बाह पर हाथ रखा था। मेरे हाथ का स्पर्श पाते ही वह थरथराहट से भर उठी थी। मेरे हाथ का कसाव बढ़ा था और मैं उसकी ओर सरक कर कुछ और बढ़ाया था। एक हाथ के बाद दूसरा हाथ दूसरी बाह पर आ गया था। फिर उसे झुकाकर उसके चेहरे पर झुकते हुए मैंने आकाश में आंख मिचौली खेलते चंद्रमा को देखा था। मैंने ये महसूस किया था कि चांद हमारी हरकतों पर मुस्कुरा रहा है। मैं एकदम से उसकी गर्दन के नीचे बढ़ते अपने हाथों को रोक बैठा था। ऊपर देखती मेरी आंखें इस प्रतीक्षा में थी कि कब चंद्रमा बादलों की ओट में चला जाए या फिर हवा की सरसराहट से कुंजों की हिलती हुई डालियां ही चांद को ओट में ले ले। यह अवसर जल्द ही मिल गया था। चांद बादलों की ओट में चला गया था। उसके बाद मैंने देखा था आकाश में बिखरे अनगिनत सितारे और फ्रॉक के आवरण में ढका अन्ना का शरीर। दोनों बिल्कुल नंगे हैं, और जब मैंने उसकी पिंडलियों को सहलाना शुरू किया था तो उसकी दोनों टांगें आपस में जुड़ गई थी। लेकिन कोने पर सरकते सरकते जब मेरे होठ यकायक उसके कपोलों से थिरक कर आगे बढ़े तो उसके होठ खुल गए थे। हम दोनों के होठ मिल गए थे। उसके बाद घुटने स्वतः ही धीरे धीरे अलग होने लगे। उसकी आंखों में तैरती आशंका आंख मिचौली करती चांदनी में मुझे साफ झलक रही थी। आशंका के साथ भय भी था, आनंद भी, जो उसकी अधखुली पलके से मुझे साफ नजर आ रहा था। मैं कुछ देर के लिए ठहर गया था, लेकिन तभी मेरी ठोड़ी के नीचे से होकर गले के ऊपरी हिस्से तक आती एक गर्म सांस और अन्ना के हिलने के यकायक नीचे फिसल आए मेरे सहमे हुए हाथों ने उसे डगमगाती किश्ती में फेंक दिया था। गर्म सांस छोड़ने वाली अन्ना ने मुझे अपनी बाहों में बांध लिया था। वह चाहती थी कि मेरे हाथ
बढ़ते रहे, उसकी देह की ऊंचाई और गहराई को स्पर्श करते रहे। वह क्षण भर के लिए भी मेरा अलगाव सहन न कर पा रही थी। जिस बेंच को हमने माध्यम बनाया था वह सपाट न थी, एक ओर को झुकी हुई थी। अन्ना मुझसे जरा ऊपर थी और मैं ढलवान की तरफ था, लेकिन इसमें कहीं दिक्कत न थी। बल्कि हुआ यह था कि अन्ना के तपते होठ आहिस्ता आहिस्ता थरथरा कर मेरे होठों पर जम गए थे। बाहें कस गई थी और मेरे घुटने के दबाव से आतुर मेरे होठों पर जम गए थे, आनंद में खो गए थे। और आगे बढ़ने की स्थिति आने से पूर्व ही अकस्मात हल्की सी कहीं आहट हुई। अन्ना एकदम से पीछे हट गई, लेकिन आवाज जितनी तेज से उभरी थी उतनी ही तेजी से डूब गई। आगे को झुकी हुई अन्ना पीछे की ओर हटकर दोबारा ज्यों की त्यों ढीली बैठी रही। एक हाथ से उसकी कमर थाम, दूसरा हाथ उसके बालों पर फेरते हुए मैंने नीचे की ओर झुकना आरंभ कर दिया। मुझे और ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। मेरे होठों पर पिसते हुए अन्ना के होठ मुझे आप से आप खींचकर नीचे की ओर ले गए। फिर रेशमी सतह पर धीरे धीरे सरकते हुए मेरे गर्म होठ उसके अधपके सीने के बीच आकर ठहर गए और रग रग में खुशबू का नया झोंका तैर गया। अवश्य अन्ना चोरी छुपे अपनी माँ के कमरे में गई होगी और मुझसे मिलने की तैयारी में किसी कीमती पाउडर का पफ लगाकर आई होगी। मैंने होठों में दबाई हुई अन्ना को बेंच पर लेटाकर कमर के आसपास सहलाव बढ़ाना शुरू ही किया था कि तभी अंधेरे में से एक जोर की गुर्राहट उभरी। मैं सहम गया। अन्ना भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। हम दोनों ने देखा अन्ना के सामने बिल्ली खड़ी थी। शायद और कोई मौका होता तो हम लोग हंस पड़ते, लेकिन हमारे सूखे हुए गले से कोई आवाज न निकली। अन्ना अपने होठों को जीभ की नोक से तर करने के बाद मेरी आस्तीन खींचते हुए दोबारा अंधेरे में गुम हो जाना चाहती थी कि तभी अंधेरे से में दूर से आती हुई उसकी माँ की आवाज गूंजी थी, अन्ना, अन्ना बेटी, बाग में क्या कर रही हो? माँ की पुकार का जवाब देते हुए अन्ना फुर्ती से उठ खड़ी हुई थी। कपड़ों की सलवटों को तेजी से ठीक कर उसे जाना ही पड़ा और मैं सितारों की छाँव में बेलों से घिरे वातावरण में पत्थर की पुरानी बेंच पर धीरे धीरे तड़पता रहने के लिए अकेला रह गया। स्कूल में हम लोग कम ही मिलते थे। हाँ, कभी कभी इत्तेफाक से ही हमारी नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती तो दिल में कुछ बेचैनी सी होने लगती। भले ही हम जुबा से कुछ नहीं बोलते थे, पर हमारी आंखें तो आपस में बात कर ही लेती थी। मुझे उस समय यह एहसास होने लगा कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं अथवा हमें प्यार हो गया है। यह बात सोचकर हमें शर्म आई, मगर क्यों? प्यार में शर्म क्यों? प्यार तो हृदय की भावना का दूसरा नाम है जो मन की गहराइयों से उत्पन्न होता है। यह तो एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे हम दोनों के दिलों में सुलग रही थी। हमें जैसे ही कोई मौका मिलता हम बड़ों की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से मिलते। हमारा मिलन एक दूसरे को और निकट ले आता। हम कुछ सहमे हुए एक दूसरे की चुटकी काट लेते। कितना आनंद आता था इस स्पर्श से। रेत पर बैठे हमें घुटने टकराने का अब अवसर मिलता था। मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी सोचकर नहीं करते, सब कुछ अपने आप ही हो जाता था। हमें उस खेल में इतना आनंद आता था कि बीते क्षणों को याद करके भी आनंदित हो उठते थे। उस दिन माँ के पुकारे जाने पर, अन्ना के जाने के बाद की खुशबुओं को दोबारा खेलने के लिए मैं 24 वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहा। उन 24 वर्षों के बाद जब एक बार फिर मुझे मौका मिला तो मेरी तरुणाई लौट आई। हालांकि मैं कहाँ तरुण रह गया था। तरुणावस्था की यादों की मीठी मीठी गंधी नसपुटों में ताजगी भरने के लिए काफी थी। गुजरे समय के बारे में सोचता हूँ तो लगता है तेज रफ्तार से गुजरी गाड़ी के साथ फड़ाते हुए वृक्षों की श्रृंखलाएं छूटती चली गई हैं। सब कुछ अस्पष्ट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आखिरी स्टेशन तक याद रखा जा सकता है। जवानी। जवानी की उम्र वह होती है जिसमें बचपन छूटता है, तरुणाई अंगड़ाई लेती है और जवानी का दरवाजा खटखटाती है। यह अवस्था जब आती है तो हर इंसान अपने में एक विचित्र सा परिवर्तन महसूस करता है और विशेषकर मुझ जैसा भावुक इंसान
इस परिवर्तन की ज़्यादा ही अनुभूति करता है। लंदन पेरिस में कॉलेज की शिक्षा समाप्त करते करते कई औरतों से मेरा संपर्क हुआ। अपने शरीर के सुंदर गठन तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार और दौलत को दोनों हाथों से खर्च करने के आकर्षण के कारण मुझे लड़कियां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, और अगर इर्द गिर्द मंडराने वाली उन लड़कियों से मैं ऊब जाता तो वेश्याओं के पास बदन गरमाने चला जाता। औरतों से मेरे संबंध मात्र औपचारिक थे। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी औरत का इस्तेमाल कर लेने के बाद मेरे मन में कोई भावनात्मक संबंध शेष न रह जाता था। प्यार का जज्बा तो अन्ना के बाद किसी के लिए उभर ही ना सका था। किसी के लिए ललक की बात तब होती जब मुझे इस बात की फिक्र सताती कि दोबारा सेक्स पूर्ति के लिए मुझे उस लड़की या औरत की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं जानता था कि बदल जाने वाले फैशन के समान नई युवती का संसर्ग मुझे जब चाहूँगा प्राप्त हो जाएगा। दवाई पीकर फेंक दी गई खाली बोतलों की तरह औरतें भी मेरे जीवन में आती और चली जाती। मैं उन्हें बगैर किसी राग द्वेष के नए फैशन के कपड़ों की भांति पहनता उतारता रहा। पहले सोचा था कि मनोविज्ञान का अध्ययन करूं, फिर इसका बोध होने के बाद कि मेरी रुचि अंग्रेजी साहित्य में अधिक है, मैंने उसी के अध्ययन में अपने आप को लगाना आरंभ कर दिया। आगे की पढ़ाई के लिए लंदन से पेरिस चला आया था। पेरिस में दुनिया भर से आई फिल्में देखता, मर्जी से पढ़ता लिखता तथा यदा कदा कविताएं और शोध लेख प्रकाशित कराता रहता। कोट्स द्वारा बेंजामिन वैली के लिखे गए एक पत्र के संबंध में मेरे विश्लेषणात्मक लेख पर काफ़ी सरगर्मी हुई। इन्हीं दिनों फ्रांस में एक प्रमुख प्रकाशक ने मुझसे फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य का तुलनात्मक सहायक ग्रंथ तैयार करने का आग्रह किया। मैं उसे कुछ दिनों तक टालता रहा, फिर तैयार हो गया। अंग्रेजी तथा फ्रांस साहित्य के इस ग्रंथ को कई खंडों में तैयार करना था। यदि कहूँ कि मेरे जीवन के पिछले 2 दशक किसी न किसी रूप में इस ग्रंथ की तैयारी से संबंधित है तो अतिशयोक्ति न होगी। मैं जिस समय गिरफ्तार हुआ उस समय इस ग्रंथमाला का आखिरी खंड तैयार कर चुका था। बीच में कुछ लिखने में मन न लगा तो मैंने प्रौढ़ों के स्कूल में पढ़ाने का काम भी स्वीकार कर लिया। यहाँ मुझे सभी तरह के लोग मिले और लगभग सभी क्षेत्रों में मेरे संपर्क स्थापित हो गए। अक्सर अपने संपर्कों का लाभ उठाकर मैं कोई न कोई मौका निकालकर अनाथालयों, सुधार गृहों या लड़कियों के हॉस्टल में जाता रहता था, ताकि छोटी छोटी बातों पर हंस हंस कर पागल होती हुई दुबली पतली किशोरियों के पास रहने की उत्तेजना से अपने आप को गरमा सकूं। आपको यह बातें अजीब लगेंगी। कहाँ फ्रेंच एवं अंग्रेजी साहित्य का प्रतिष्ठित विद्वान तथा कहाँ 12-14 वर्ष की छोकरियों की स्पर्श के लिए कुत्तों की भांति सूंघता फिरता एक यौन विकृति अपराधी। परंतु इस बात को आप उस समय तक समझ ही ना पाएंगे जब तक कि मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं। दरअसल मुझे 10 से लेकर 14 वर्ष की लड़कियां ही पसंद आती थी। जवान लड़कियां मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर पाती। उनके मोटे मोटे नितंब और भरी भरी छातियों मुझे पूर्ण संतुष्टि न दे पाती। उनकी बाहों में जाते ही मेरी नसें थरथराने से इनकार कर देती। मेरी उत्तेजनाओं का ताना बाना सिर्फ 10 से 14 साल की किशोरियों तक ही बुना हुआ था। उनका खिलंदड़ापन, उनकी बदतमीजियां, उनकी फूहड़ हंसी, उनके मैले हाथ पैर और चपर चपर बातें मेरी कमजोरी थी। मैं खिले हुए फूलों से नहीं, अध खिली कलियों से पिसना चाहता था। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, आपको हैरानी हो रही होगी, एक विद्वान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कौन हैरान न हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह का विचार रखने वाला मैं विश्व का प्रथम व्यक्ति हूँ? नहीं नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। मैं यह बात नहीं मानता। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने ऐसा सोचा या चाहा हो। यह बात अलग है कि बहुत से लोग ऐसे विचार तो रखते हैं, मगर वे अपने मन की बात होठों तक लाने की हिम्मत नहीं रखते। वे सेक्स घुटन के शिकार रहते हैं। और आप में से सभी सदस्य इस बात को तो जानते ही होंगे कि जेम्स फर्स्ट जिस समय साहब से मिला था उस समय राहब की आयु केवल 10 वर्ष की थी। और उससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि जेम्स उसकी जिंदगी में आने वाला प्रथम पुरुष न था। मिस्र के बादशाहों, यूनान के देवताओं और पूर्व के मंदिरों के अनगिनत उल्लेख मिलते हैं जहां रजस्वला होने से पहले ही
लड़कियां कामदेव की पूजा में अर्पित कर दी जाती थी। सन 724 के मई महीने में जब दांते फ्लोरेंस की एक दावत में जिस वीनस को देखकर सब कुछ भुला बैठा था, उस समय उस वीनस की आयु केवल 12 वर्ष की थी। मेरी दुनिया तो हिस्सों में बट गई थी। मैं एक हिस्से में आम व्यक्तियों की भांति संसार के सारे काम करता, शरीफ प्रोफेसर समझा जाता तथा जरूरत महसूस करने पर पैसे देकर या अन्य किसी तरीके से जवान औरतों से बिस्तर गरमाता। मेरे व्यक्तित्व के दूसरे हिस्से में दुनिया के समस्त रीति रिवाजों से अलग 10 से 14 वर्ष की उतावली देहगंध तथा सिहरन मंडराती रहती। जब मैं कुछ और न कर पाता तो एकाध पुस्तक लेकर लड़कियों के स्कूल के किसी पास वाले पार्क में जा बैठता। मुझे प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ती, परंतु कोई न कोई लड़की खेलती खेलती मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरे बेंच के नीचे आकर छुप जाती। यह अवसर न आ पाता तो मैं खुद ही हंसती खेलती किसी लड़की को अपने पास बुलाकर जहां तक हो सकता सहलाने और मसलने की कोशिश करता। कई बार मेरी किस्मत बहुत अच्छी होती तो कोई लड़की मेरी बेंच के नीचे आकर छुपती और मैं बेंच की दरारों से उसके पसीनों की खुशबुओं में डूबा देर तक मंत्रमुग्ध बैठा रहता था। फिर कभी कोई लड़की खेल खत्म करने के बाद अपने जूते के तस्मे कसती हुई बेंच पर पांव टिका देती तो उसकी फ्रॉक सरक जाने से कसी हुई अंडरवियर से उभरी हुई जांघें देर तक मेरे अंदर झंझनाती रहती। कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई लड़की भागती हुई थक कर निढाल सी होकर मेरे पास आकर गिरने लगती तो मैं उसे अपनी बाहों में भरकर सहला उठता। खेलती हुई लड़कियों में से किसी का फ्रॉक ऊपर उठ जाता तो मेरी वासना भरी नजरें उसकी जांघों को ऊपर तक देखने का अवसर न छोड़ती थी। खेल खेल में या अन्य किसी कार्य में झुकी लड़की गले से आगे तक देखने का अवसर मेरी आंखें न चूकती, जिसमें लड़की के छोटे छोटे उरोज मुझे झंझनाहट से भर देते। कैसा आनंद आता था उनके शरीर के छुपे हुए भाग को देखकर, जो नग्न भी होते थे तथा अर्धनग्न भी। और मैं एक ऐसी भूखे मुसाफिर की बात जो रोटी पानी को देखकर उसे खा पी नहीं सकता, बस तरसता रहता है या बस देखकर तड़पता रह जाता है। मैं अपनी दुनिया का यह रूप भी आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें केवल मैं होता था और होती थी स्कूलों से लौटती हुई सागर तट पर नहाती हुई किशोरियां जो तट पर बड़ी लापरवाही से कपड़े बदलती थी, यह सोचकर कि यहाँ उस निर्जन तट पर उसके अंगों को कोई देखने वाला नहीं। मैं किसी ऊंचे टीले की ओट में अधलेटा उनके नग्न रूप को नए नए ब्रांड की शराब की भांति पीता हुआ नशे में भरता रहता था। उनका यह रूप किस कदर नशे में भर देने वाला होता था जब वे अपने अविकसित अंगों को खुद ही मुग्ध होकर देखती थी, आपस में शराफत करती थी, एक दूसरे को छू लेती थी, चिंगोटी काट लेती थी तथा खुद ही मुस्करा देती थी। बचपन की दहलीज को पार करके किशोरावस्था की मंजिल पर पांव रखती इन लड़कियों की शरारतों को देखकर मुझे जो आनंद आता था उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब वे दूसरी लड़की के यौवनांगों को शरारत शरारत में सहला जाती तो मेरे मुंह में जैसे पानी भर आता, मेरे सारे शरीर में जैसे बिजली की तेज लहर दौड़ जाती। जब कोई लड़की बस में मेरे साथ सफर करती और उसका फ्रॉक तेज हवा से ऊंचा उठता तो मेरी आंखों में जैसे चमक कौंध जाती। मैं एक लंबी और ठंडी आह भरकर अपने आप से कहता, ये लड़कियां इसी तरह घूमती रहे बसों में, सागर तट पर, स्कूल के पार्कों में, और मैं इन्हें देख देख कर आनंद लेता रहूं। कितने मूर्ख हैं वे लोग जो मुझे वासना का पुजारी समझते हैं, औरतों का रसिया कहते हैं मुझे, पर औरतों का भूखा होने का दोष लगाते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या मुझे औरतों की कमी है? क्या शहर में वेश्यावृत्ति के अड्डे नहीं हैं? मैं समझता हूँ शहर में सब कुछ मिलता है, प्यार भी बिकता है और जवानी भी बिकती है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, यदि
कोई कमी है तो उसकी, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन चाहता है। एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब मैंने किसी अल्पवयस्क या वयस्क लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की हो या धोखे से अपनी वासना की पूर्ति की हो। अब रही छुप छुप कर उनके अविकसित अंगों को देखने की बात, तो उसमें उनका कभी कोई नुकसान तो न हुआ। मेरे कार्य बागों में खिलने वाले उन हसीन फूल कलियों को देखने जैसा था, जहाँ प्रवेश वर्जित होता है, पर फूल तो देखने के लिए ही होता है। मैं उन्हें दूर दूर से देखता था, तो भला यह किस तरह का गुनाह ठहरा। मैं औरतों का रसिया, वासना का पुजारी कभी नहीं रहा। यह आरोप लगाने वालों को समझ लेना चाहिए कि मैं कभी भी किसी औरत के पीछे भागा नहीं। जब भी जिस औरत की आवश्यकता मुझे हुई, सौदे के तहत मैंने उससे कुछ घंटों या दिनों का सौदा किया। ये बिकाऊ चीजें थी, मैं न खरीदता तो कोई दूसरा खरीदता। यदि मैंने ही खरीदारी की तो कौन सा जुल्म किया। इस प्रकार मेरी अतृप्त प्यास बार बार इधर उधर के शहरों में आकर घूम घाम कर पेरिस में वापस लौट आती, क्योंकि पेरिस में इस किस्म की लज्जत लूटने का और जगह से कहीं ज्यादा अवसर था। अन्य देशों की अपेक्षा पेरिस में अधिक फैशन था, एवं उस फैशन में नग्नता भी थी। शोध के सिलसिले में लाइब्रेरियों में से जो समय मिलता, इधर उधर सभा गोष्ठियों या वेश्याओं के पुराने बिस्तर पर बीत जाता। शारीरिक भूख की आशा करने वाले वासना के पुजारियों को औरत में अंतर ही कहाँ नजर आता है। बस इसे तो मेरे जैसे लोग ही समझ सकते हैं। और इसके 1 वर्ष बाद मैंने शादी कर ली। जेल की कोठरी के अंधेरे में बैठा जब भी कभी अपने विषय में सोचता हूँ कि मैंने यह शादी क्यों की, तो बहुत सी बातें अपने आप ही मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण तो मुझे मूनी नामक वेश्या ही नजर आती है, जिससे 2-3 मुलाकातों में ही मुझे यह एहसास होने लगा था कि शायद मुझे जीवन भर इन वेश्याओं का ही सहारा लेना पड़ेगा। यही एकमात्र कारण था जिसने मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा कारण यह भी था कि अब मेरी उम्र भी ढलने लगी थी। ढलती उम्र में ही किसी जीवन साथी की अधिक जरूरत पड़ती है। फिर गृहस्थ के चर्चे भी तो बहुत सुन रखे थे। जिस महफिल में जाता था, अक्सर लोग घर गृहस्थी की बातें करते थे। ऐसी बहुत सी बातें थी जिनके कारण मैंने शादी का फैसला कर लिया था, क्योंकि वासना की आग भी कभी कभी भटकने पर मजबूर कर देती है, जबकि मैं तो बचपन से ही भटकता फिर रहा था। इन्हीं दिनों मेरे पिताजी की मृत्यु के कारण वह होटल भी बिक गया था। धन के मामले में मेरी हालत ना तो बहुत अच्छी थी और ना ही खराब। अपना जीवन साथी चुनने के लिए मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, उससे मिला, उनके विचारों को जानने का प्रयास किया, तो इनमें से एक डॉक्टर की लड़की ही मुझे अच्छी लगी थी। इस डॉक्टर के पास मैं अपनी मनोवैज्ञानिक उलझनों को सुलझाने जाता था। धीरे धीरे हम दोनों डॉक्टर और रोगी के रिश्ते को तोड़कर दोस्त बन गए। जब भी कभी खाली समय होता, डॉक्टर के पास चला जाता और हम दोनों मिलकर शतरंज खेलते रहते। बस यहीं से आरंभ होती है मेरे जीवन की एक नई कहानी। जब हम दोनों मिलकर शतरंज खेला करते, तो डॉक्टर की लड़की हमारे पास ही बैठकर कुछ पढ़ने लगती। जब पढ़ते पढ़ते ऊब जाती, तो अपने पिता के पीछे खड़ी होकर उन्हें शतरंज की चालें बताना आरंभ कर देती। मैं कभी कभी उसे चोर नजरों से देखने में सफल हो जाता। इतनी औरतों के साथ जुड़े रहने के बाद मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि मेरे अंदर दूसरे पुरुषों के मुकाबले कोई विशेष बात जरूर है। जीवन के 40 पतझड़ देख लेने के बाद कोई भी आदमी जवान नहीं रहता, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आज भी मेरे रेशमी बालों, चौड़े सीने और लंबे गोरे चेहरे में कोई ना कोई ऐसा आकर्षण है कि कोर्ट के कमरे में मुकदमा सुनने के लिए आई हुई महिलाओं की आंखों में मेरे लिए सहानुभूति की परछाइयाँ साफ नजर आ सकती हैं। ये वही औरतें हैं जो अपनी बेटियों के चरित्र
हनन के अपराध में मुझे समाज से ही निकाल देना चाहेंगी, लेकिन यदि अकेले में भूले से ये मुझे मिल जाए तो फिर अपने सारे कपड़े उतार कर मुझसे लिपट जाने में भी संकोच नहीं करेंगी। मैं इन औरतों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता तो इनमें से कोई न कोई लड़की मेरी पत्नी बन सकती थी, किंतु अब इस डॉक्टर की लड़की बेलोरिया ने ही मुझ पर अपनी सुंदरता का जादू किया था। मैं महसूस कर रहा था यह लड़की मेरी कमजोरी बनती जा रही है। मैं न जाने क्यों उसे चोर नजरों से देखने में आनंद महसूस करता था। मेरे दिल में से एक हुक सी उठती थी। उसे अपना बनाने के लिए मैं बेचैन सा हो जाता। बेलोरिया की आयु 20 वर्ष के करीब थी। वह इतनी सुंदर तो नहीं थी, मगर उसके सभ्य व्यवहार के पीछे जो मासूमियत और अल्हड़पन था, बस वही मेरे दिल को भा गया था। वह जब बच्चों की तरह जिद करती और मात होने पर ताली बजाकर नाचती हुई जोर जोर से उछलती, तो उसमें बचपना और सोखी की झलक नजर आती थी। उसे क्या पता था कि यही सादगी, यही अल्हड़पन और सोखी मेरी कमजोरी है। इन अदाओं का तो मैं बचपन से दीवाना रहा हूँ। बस फिर क्या था, मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से अपने मन की बात कह डाली। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने न जाने कैसे झट से शादी के लिए हाँ कर डाली। हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद हम एक नए मकान में चले गए, जो हमने अपना नया जीवन आरंभ करने के लिए किराए पर लिया था। शादी के बाद प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होता है। इस नए जीवन में आशाओं का संसार बसा होता है। बेलोरिया लड़की से पत्नी बनकर इस नए मकान में आई थी। उसका बचपना मेरे जीवन के लिए प्रेरणा का पात्र था। मैं तो उसकी अदाओं का ही दीवाना था। सुहाग रात का नाम लेते ही प्रत्येक नर नारी के शरीर में खुशी की एक विचित्र सी लहर दौड़ जाती है। हम दोनों भी तो शादी के सुहाग रात के हजारों सपने संजोए हुए थे। वैसे भी मेरी हालत यह थी कि मैंने सुहाग रात शुरू करने से पहले बेलोरिया की दुल्हन की पोशाक उतारकर उसे छोटी सी नाइट शर्ट पहना दी थी। यह नाइट शर्ट मैंने लड़कियों के अनाथालय से चुराई थी और उसे इसी दिन के लिए संभाल कर रख छोड़ा था। लेकिन सुहागरात समाप्त होते अथवा होने तक मैंने यह महसूस किया था कि मैं एक चक्र से छूटने के प्रयास में उससे भी किसी बड़े चक्र में फंस गया हूँ। अपने शरीर के अंग अंग में दहकती हुई अन्ना की तलाश करता हुआ मैं एक असभ्य मोटी अर्ध विक्षिप्त पत्नी के चंगुल में फंस गया हूँ। किंतु अब क्या हो सकता था? मेरे जीवन में शायद यही सब कुछ लिखा था। भाग्य विधाता का यह कैसा मजाक था। 1935 से 1939 तक 4 साल यही सब कुछ एक बोझ बनकर मेरे सीने पर पड़ा रहा। बेलोरिया के साथ रहते हुए एक लाभ यह था कि वह बोलती बहुत कम थी। बस प्रत्येक समय घर के कामों में खोई रहती। वह खाली कभी नहीं बैठती थी। खाली समय में हम दोनों सिनेमा या थिएटर देखने चले जाते। जिस दिन बाहर जाने का प्रोग्राम न बनता, उस दिन घर पर ही रहकर मैं कुछ लिखता पढ़ता रहता और वह औरतों की पत्रिकाओं को पढ़ती रहती। रात होने पर हम दोनों अपने सोने के कमरे में आकर सो जाते। रात के समय जब कभी भावनाओं की आंधी हम दोनों के शरीरों को उड़ाने का प्रयास करती, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर खूब आनंद लेते। यह आनंद भले ही क्षण दो क्षण का ही होता था, मगर ऐसे आनंद को ही तो पति पत्नी का प्रेम कहते हैं। इसे मनोरंजन तो नहीं कहा जा सकता, मगर शारीरिक आनंद अवश्य कहा जा सकता है। मनोरंजन के नाम पर तो हमारे सामने वाले मकान में रहने वाले किसी दुकानदार की 12-13 साल की एक लड़की थी, जो हर दिन स्कूल जाते समय मुझे नजर आ जाती थी। यदि मैं मन की बात को स्पष्ट रूप से कह दूं, तो यह सच है कि उस लड़की को देखकर ही मुझे जीवन का वास्तविक आनंद मिलता था।
मैं अपने मकान की खिड़की में बैठा बैठा उसे देखकर ही आनंद लेता रहता था। शाम के समय मैं जब उसके मकान की ओर झांक कर देखता तो वह मुझे बालकनी में खड़ी हुई नजर आ जाती। उसे देखते ही मुझे अजीब सी शांति मिलती। मेरा मन चाहता कि वह मेरे सामने ऐसे ही अपनी घनेरी जुल्फों को फैलाए खड़ी रहे और मैं उसके मासूम और भोले चेहरे को देखता रहूं। उस लड़की में मुझे पूरी पूरी अन्ना की झलक और कशिश नजर आती। मुझे लगता रेत के घनौदों से खेलने वाली अन्ना फिर साकार हो गई है। जरूरत है तो बस इस बात की कि उससे मेरी दोस्ती हो जाए। फिर झिझक और संकोच का सिलसिला शुरू। चोरी चोरी हाथ बढ़ाकर कुछ छूने स्पर्श होते ही सकुचा जाने की बात सामने आती चली जाए। उस सिलसिले को शुरू करने के इरादे से मेरे जीवन में धीरे धीरे एक परिवर्तन आने लगा था। यूं कहा जा सकता है कि एक नया मोड़ मैं तलाश करने लगा था। वह भोली भाली मासूम लड़की अपने आप ही मेरे जीवन में प्रवेश कर गई थी। मैं शाम को सारे प्रोग्राम टालकर उसके मकान के सामने वाले कमरे में बैठकर कुछ पढ़ता लिखता रहता। मेरी नज़र उसके मकान की